Dear learners of English, greeting. This is M. Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today our topic is how to translate the same sentence in many ways. हम ट्रांसलेशन को कई तरह से करते हैं, लेकिन एक ही सेंटेंस को कितनी तरह से हम ट्रांसलेट करें, और साथ साथ हम ये भी सीखें कि जो फीलिंग्स हम किसी सेंटेंस से एक्सप्रेस करते हैं वो सेम फीलिंग्स भी इंग्लिश के उस सेंटेंस से एक्सप्रेस होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक सेंटेंस कहा कि गमला चकनाचूर हो गया, तो एक सिंपल प्लेन इंग्लिश में हम कहते हैं द वास ब्रोक. और अगर हम दूसरी तरह से इसको चकनाचूर जैसी फीलिंग पैदा करना चाहते हैं अगर माइंड में, तो हम कहेंगे द वास शैटर्ड इनटू पीसीज. तो ब्रोक और शैटर्ड इनटू पीसीज में जो डिफरेंस आता है उस पर आज हम बात करेंगे कुछ सेंटेंसेस को लेकर. तो उन सेंटेंसेस को आप अच्छे से सीखने वाले हैं, और इस तरह की सारी ट्रांसलेशन को सीखने के लिए और अपनी एक्सप्रेशन में एक जान डालने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक. यहाँ पर जो हमारे पास दिया गया सेंटेंस है, उस सेंटेंस को हम पहले ट्रांसलेट करेंगे बहुत ही सिंपल वे में. उषा नहीं खेलती और रेखा भी नहीं. तो इसके ट्रांसलेशन में हम नीदर नॉर का यूज़ करने वाले हैं, जो कि कंपाउंड सेंटेंस का हिस्सा नज़र आता है. तो नहीं किसके साथ आया है? नहीं आया है उषा के साथ और नहीं आया है रेखा के साथ. तो यहाँ पर हमें देखना है कि हमें दिया है नहीं. अब नहीं खेलने के लिए आया है दो बार, या दो अलग अलग लोगों के लिए आया है, या दो अलग अलग क्वालिटीज़ के लिए आया है. तो हमने पाया कि जो डूअर्स हैं वो अलग अलग हैं, न तो उषा और न ही रेखा, यानी न मना किया जा रहा है दो लोगों को, और दोनों ही सब्जेक्ट हैं. तो इसका मतलब ये हुआ हिंदी में नहीं कहीं भी आया हुआ हो, वो जिसके लिए आया है उन्हीं से पहले लगेगा. अगर वर्ब के लिए आया है तो वर्ब से पहले लगेगा, सब्जेक्ट के लिए आया है तो सब्जेक्ट से पहले लगेगा, और ऑब्जेक्ट के लिए आया है तो ऑब्जेक्ट से पहले लगेगा. तो सिंपली आप बनाएंगे नीदर उषा नॉर रेखा प्लेज. अब इसके अंदर जो हम वर्ब लगाते हैं वो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ना कि दोनों के अनुसार. तो याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ द डे है कि नीदर नॉर ईदर और आने पर आप जब वर्ब लगाते हैं तो वह नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं. तो ये हमारा बहुत सीधा सा एक तरीका हुआ. हम इसको गलत तरीका क्या होता है हमारे ट्रांसलेशन करने का? गलत तरीका ये होता है कि हम लिखते हैं उषा डज नॉट प्ले एंड रेखा डज नॉट प्ले टू. अब यहाँ पर ये रॉन्ग मेथड है किसी भी इस तरह की ट्रांसलेशन को करने का. जब आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आता है कॉम्पिटिटिव लेवल पर, तो इस तरह का सेंटेंस आपको दिया जाता है, आपसे कहा जाता है कि इसको इम्प्रूव करो. तो एक राइट वे जो है वह यह होगा. इससे अलग हम आपको टू वेज और बताने वाले हैं जिसमें आप इसको ट्रांसलेशन करेंगे. और सिर्फ ट्रांसलेशन ही नहीं करेंगे, बल्कि जो फीलिंग इस हिंदी या उर्दू वाले सेंटेंस के अंदर आपको आ रही है वही फीलिंग आपको उस सेंटेंस के अंदर आएगी, जो अभी हम 2 मोर सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेशन में देने वाले हैं. इंग्लिश में रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स डज नॉट, ठीक है, प्ले और प्ले, इस तरह का रेपिटेशन अच्छा नहीं माना जाता है. तो हम इसको एक्सेप्ट यहाँ पर नहीं करते हैं, और देखते हैं कि दूसरी एक्सप्रेशन हमारी क्या हो सकती है. तो अगली एक्सप्रेशन के लिए हम लिखेंगे उषा डज नॉट प्ले एंड रेखा does not play either. रेखा does not play, इसे आप either भी बोल सकते हैं, either भी बोल सकते हैं. आप कहेंगे सर अभी आपने यहाँ पर 2 बार डज नॉट का यूज़ किया है, तो ऐसा क्यों आपने किया है? तो
तो यहाँ पर हमने ईदर को पेश करने के लिए यहाँ पर भी डज नॉट का यूज़ किया, यहाँ पर भी डज नॉट का यूज़ किया। अगर आप यहाँ पर एंड के साथ इसको रिपीट करते हो तो यहाँ पर TOO जो एडवर्ब टू है ये आपका गलत है। यहाँ पर आपको इसकी जगह ईदर यूज़ करना है। इट मीन्स अगर आपके ये दोनों पार्ट्स नेगेटिव हैं और आपने बीच में एंड डाला है तो आपको ईदर यूज़ करना है। अब इसमें रेपिटिशन को जैसे कि हमने कहा कि हमें नहीं करना चाहिए, तो ये हमारा प्रायोरिटी लेवल है कि ये हमने एक नॉर्मली ट्रांसलेट किया, उससे कुछ बेहतर ये किया। अब जो इनमें सबसे अच्छा ट्रांसलेशन है वो आप इससे आगे देखने वाले हैं, उसको हम यहाँ पर रेड इंक से लिखेंगे। आप लिखेंगे उषा डज नॉट प्ले नॉर डज रेखा। तो इसमें क्या हुआ, इसको हम यहाँ पर थर्ड नंबर दे रहे हैं, तो थर्ड नंबर हमारा जो है सबसे अच्छा ट्रांसलेशन माना जाएगा। इसके अंदर ना तो रेपिटिशन है और इसके अंदर एक स्मार्टनेस है। जैसे कि हमने कहा उषा नहीं खेलती और रेखा भी नहीं, हम इसको सिंपली कह सकते थे उषा और रेखा नहीं खेलती हैं, उषा एंड रेखा डू नॉट प्ले, ये भी एक ट्रांसलेशन हो सकती थी। लेकिन एक फीलिंग आ रही है उषा नहीं खेलती और नहीं रेखा, तो ये जो हमने नहीं रेखा वाला स्टाइल अपना यूज़ किया अपनी डे टू डे लाइफ की हिंदी के सेंटेंस में, सो एज विद इंग्लिश वैसे ही इंग्लिश के साथ भी है। तो इस लेवल पर उस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम कहेंगे उषा डजंट प्ले नोर डज रेखा। तो नोर डज रेखा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर हमने ईदर लिखा था, तो जब हम यहाँ पर डज नॉट यूज़ करेंगे तो हमने यहाँ ईदर लिखा। अब हमने यहाँ डज नॉट के साथ नॉर लिखा और नॉर के साथ हमने डज लगाकर आगे रेखा को ले लिया सब्जेक्ट को। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब आपकी होगी अगले पार्ट की वो पहले आएगी, सब्जेक्ट आपका जो है ये बाद में जाएगा और नॉर का आप यूज़ करेंगे। तो इन्हें आप याद रख लेंगे। तो पहला हमारा यूजेज ये था, दूसरा यूजेज ये था, तीसरा ये था, दूसरे को हमने डिसअप्रूव किया, ठीक है, इसको हमने डबल टिक दिया और इसकी सुपीरियोरिटी इन कंपैरिजन टू अदर्स ज़्यादा है। तो इस तरह से ये आपका सेंटेंस हुआ। तो इसी तर्ज पर अब आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। इस सेंटेंस में है रवि मालदार नहीं हैं और सुमित भी नहीं। तो पहले इस स्टाइल पर आप इसे बनाएं। तो जब आप इस स्टाइल पर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर नहीं रवि के लिए और सुमित के लिए है, तो आप लिखेंगे नीदर रवि नॉर सुमित इज रिच। यह हुआ हमारा मेथड नंबर 1। अब हम दूसरे वाले पर चलने वाले हैं। उषा डज नॉट प्ले एंड रेखा डज नॉट प्ले। तो जिसको हमने गलत किया तो हम क्या लिखेंगे, रवि इज नॉट रिच एंड सुमित इज नॉट रिच टू। तो ये गलत है, इसलिए हम इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट अब पहुंचते हैं रूल नंबर 3 पर। और 3 को हम किस तरह से पेश करेंगे, उषा डज नॉट प्ले, यानी ये जैसा आपका ट्रांसलेशन था हमने वैसे ही लिखा, रवि इज नॉट रिच एंड, अगर हम एंड लगाते हैं तो इसको रिपीट किया जाएगा, एंड सुमित इज नॉट रिच ईदर, एंड सुमित इज नॉट रिच ईदर। तो हमने इज नॉट रिच को यहाँ पर रिपीट किया और रिपीट करने के बाद ये जो वर्ड था ईदर, इसको यूज़ किया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हमने यहाँ पर इसको हमें 4 लेना था। इस पार्ट में हम क्या ट्रांसलेशन करेंगे, हम लिखेंगे रवि इज नॉट रिच नॉर इज सुमित। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे कि आपका यहाँ पर डस था, अब यहाँ डस
हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, लिंकिंग वर्ब इज़ दे रखी है, तो हमने नोर के बाद तुरंत यहाँ पर लिंकिंग वर्ब ली और आगे जो सब्जेक्ट था उसको लिखा। इसमें डज के बाद मेन वर्ब को हम प्ले को रिपीट नहीं करते। अब यहाँ पर इसी तरह से हमने एडजेक्टिव को रिपीट नहीं किया है। तो ये जो ट्रांसलेशन है आप किसी भी एक तरह से आगे निकल सकते हैं, लेकिन इनका जो प्योरिटी का एक लेवल है उसमें हम इसको सुपीरियर ट्रांसलेशन मानेंगे। अब देखते हैं कुछ दूसरे सेंटेंसेस। यहाँ पर हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में दो लोग काम कर रहे हैं, इनको हमें एक्सप्रेस करना है। जोसेफ गा रहा है और उसका दोस्त भी। तो एक तो सिंपल सा वे ट्रांसलेशन करने का यह है कि जोसेफ को और उसके दोस्त को एक साथ कर लिया जाए, जोसेफ एंड हिज फ्रेंड। अब यहाँ पर एंड से दोनों सब्जेक्ट्स ऐड हो जाएंगे, यानी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आर लगाना पड़ेगा, आर सिंगिंग। अब इसके अंदर हमें भी की इंग्लिश लगाने की ज़रूरत नहीं है। जोसेफ एंड हिज फ्रेंड्स आर सिंगिंग, इसको हम दूसरी तरह से कैसे ट्रांसलेट करेंगे आइए देखते हैं। जोसेफ इज सिंगिंग एंड सो इज हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जोसेफ इज सिंगिंग के बाद हमने एंड लगाकर हमने सो इज लगाया और आगे उसका जो दूसरा सब्जेक्ट था उसको यहाँ पर पेश कर दिया। तो ये हुआ हमारा एक दूसरा टाइप हमारी ट्रांसलेशन का। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन का तीसरा पार्ट। हम लिखेंगे नॉट ओनली जोसेफ बट ऑल्सो, यानी नॉट ओनली और बट ऑल्सो आपका सब्जेक्ट वन से पहले नॉट ओनली और बट ऑल्सो आपका सब्जेक्ट टू यानी हिज फ्रेंड, और आप फिर लिखेंगे इज सिंगिंग। अब इसमें सिंगिंग से पहले जो आपने यहाँ पर इज लगाया है तो ऑलवेज बियर इन माइंड कि नॉट ओनली बट ऑल्सो आने पर आप जो हेल्पिंग वर्ब चुनते हैं वो बाद के सब्जेक्ट के जो नज़दीक पड़ता है के अकॉर्डिंग चुनते हैं, पिछला वाला इसमें ऐड नहीं होता। तो हमारा ट्रांसलेशन यहाँ पर थर्ड पार्ट के अंदर क्या हुआ, थर्ड पार्ट के अंदर ट्रांसलेशन है नॉट ओनली जोसेफ बट ऑल्सो हिज फ्रेंड इज सिंगिंग। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो में पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी जो हेल्पिंग वर्ब के पास हो के अकॉर्डिंग हम इज़ारम लगाते हैं। तो ये हमारे हुए यहाँ पर 3 वेज एक सेम सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3। या तो अमन झूठ बोलता है या सारिम। पिछले वाले में नेगेटिविटी को लेकर के 2 ऑप्शंस थे, यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस की क्लोजेस हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अब ये जो या वर्ड आया है ये किस किस के लिए आया है। तो ये या वर्ड वर्ब के लिए नहीं, क्योंकि सारिम और अमन दोनों ही झूठ बोलते हैं। इनमें से किसी एक का चयन करने वाली बात है। तो या आया है अमन के लिए और या आया है दूसरे सब्जेक्ट सारिम के लिए, तो यानी वर्ब एक है। तो ने के लिए हम नीदर नॉर यूज़ किया करते थे और यहाँ पर या के लिए जिसमें हम एक को छोड़कर चलते हैं तो हम ईदर यूज़ करते हैं। अब या तो अमन झूठ बोलता है या सारिम, तो इसमें हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, ईदर। ईदर पहला सब्जेक्ट, ईदर अमन और सारिम। अब यहां पर या के लिए ईदर और के लिए आपने दूसरे या के लिए ट्रांसलेशन लगाया ईदर अमन और सारिम टेल्स अ लाई। अब यहाँ पर टेल्स अ लाई बाद वाले नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का चयन करते हैं। अब मान लीजिए हमने पहले सब्जेक्ट से पहले ईदर लगाया और उसके बाद फिर हमने और लगा करके दूसरा सब्जेक्ट लगाया, तो हमारा सही फ्लो बन गया।
अगर हमने बाई चांस ईदर लिखा और ईदर लिखने के बाद हम सेंटेंस लिखते चले गए, ईदर अमन टेल्स अ लाई, तो अगले पार्ट में आपको क्या करना होगा, आप सही से देखें, आप लिखेंगे और डज सारिम। क्या सीखा हमने ये सीखा कि अगर हम ईदर के बाद हमने सब्जेक्ट वन लगाया लेकिन हम वर्ब और ऑब्जेक्ट भी लगाते चले गए, तो अब हम और के बाद हेल्पिंग वर्ब अगले पार्ट के टेंस की लेकर केवल सब्जेक्ट पर सेंटेंस के उस क्लोज को छोड़ सकते हैं। तो ये सेंटेंस जो आपने बाद का पार्ट है इसको ध्यान से देखें, इसको आप और के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाकर केवल सब्जेक्ट पर छोड़ा जा सकता है। अगर मान लीजिए कि जो टेल्स आपका था ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आप डज लगाएंगे, और अगर ये टोल्ड होता तो आप डिड लगाते। इसी तरह से अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हैज़, हैव, या जो भी आपका टेंस है उसको यूज़ करके आप सेंटेंस बना सकते थे। यहाँ पर हमारे पास इसी से मिलता जुलता एक दूसरा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम और ज़्यादा अपनी अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे, तो क्विकली इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो या तो विवेक शरारती है या रमेश, तो इस वाले रूल को यूज़ करते हुए इस पर अप्लाई हम एक बार फिर करेंगे। तो ईदर अमन और सारिम, तो या तो विवेक या रमेश, तो यहाँ पर आप लिखिए ईदर विवेक और रमेश। अब क्या शरारती है, तो पास वाले रमेश के अकॉर्डिंग इज लग जाएगा, इज नॉटी। अब हम इसके दूसरे वाले पैटर्न से ट्रांसलेशन करेंगे। भाई ईदर सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू, अब हम लिखते चले जाएंगे अपने पूरे सेंटेंस को, ईदर विवेक, और हमने इसे मान लीजिए पूरा कर लिया, ईदर विवेक इज नॉटी। अब हमने सोचा कि अरे भाई हमें तो सब्जेक्ट के बाद दूसरा सब्जेक्ट डालना था लेकिन हमें याद नहीं रहा, तो अब हम क्या करेंगे, नॉर इज रमेश। पहले पार्ट में हमने ईदर यूज़ किया, अगले पार्ट में अगर हमने जो एडजेक्टिव है उसको पहले ही यहाँ पर पूरा कर लिया तो आप यहाँ और लगाकर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके सब्जेक्ट के पास सब्जेक्ट को लिख करके सेंटेंस को पूरा कर देंगे। तो इस तरह से ये आपकी ट्रांसलेशन हुई। अगर हमें ट्रांसलेशन में कहीं बार बार भूल होती है तो हम एक एग्जाम्पल को अच्छे से याद कर लें और उसके तर्ज पर हम दूसरे सेंटेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर निकाल करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो सिंटैक्स हैं, सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर्स हैं और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को लेकर के आपको वर्ब याद रखनी है कि कब सिंगुलर और कब प्लूरल लगाते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और कॉमेंट सेक्शन के थ्रू अपना फीडबैक देते रहिए। मिलते हैं जल्दी इसी तरह की दूसरी वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।